नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो मेरी तरफ से देव आर्यन की तरफ से जो है सुबह सुबह की राम राम। सभी बच्चों जुड़ जाए सभी जल्दी से। तो आज महा मैराथन जो है हमारा रेलवे के तरफ से जो है आप लोग को जो है यहाँ पर आज टेस्ट जो है यानी सप्ताह में 3 दिन आपके जो है टेस्ट ऑफलाइन जो आप लोग देते हैं उसका डिस्कशन होता है और बाकी रेस्ट 3 दिन में जो है आपका जो है बुक का जो है सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आपको कल बुक के बारे में बता दिए थे, सारी जानकारी दे दिए थे। बुक पे जो है आपका काम करना पड़ेगा, बुक खरीद लेना होगा या फिर जो है आप सेट वाइज आप डिस्कशन करते रहिएगा। यहां पर जो है सेट नंबर 34 है हमारे पास और इसी का हम लोग जो है मैथ्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेट नंबर 34 जो भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं हाजिर हो जाएंगे। और ये मैथ्स का जो सेशन है आपका बार बार बोल रहे हैं कि यह सबके लिए जरूरी है भाई। मैथ्स का जो है क्वेश्चन वो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी वाले बच्चे ही यहां पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 57 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला है। एक क्वेश्चन यहाँ पे शायद छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन शायद छोड़ दिया है, देख लेना अपना बुकलेट में। एक घनाभ की जो है यहां पर दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, तो 10x मान लेते हैं इसको। ये 17x हो गया और ये हमारा 14x हो गया। ठीक है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो घनाभ की लंबाई हमें मालूम करनी है मेरे भाई। यहां पर घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH और प्लस LH होता है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया होता है। तो यहां पर जो है हम लोग एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है तो 1096 दे रखा है, 1096 दे रखा है। ठीक है, 1096 दे रखा है। 1096 दे रखा है। तो यहां पर जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 170x हो जाएगा, प्लस यहां से अगर मल्टीप्लाई करें, यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो 17 और 14 कितने होते भाई, 17 और 14, 17 चौका 68 बच गए 6, 17 × 17 और 238 हो जाएगा ना। तो 238x हो गया प्लस 14 × 10 यानी 140x। ये मेरे भाई जो है टोटल निकल के आ चुका है, टोटल निकल के आ चुका है। अब यहां 2 से हम यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 48 2 96, 548 यहां पर हो जाता है। अगर इस सब को जोड़ ले तो 0 8 और 0 तो 8 x हो गया, 4 3 7 7 7 14 हो गए, बच गए 1 2 1 3 1 4 1 5। मेरे भाई 548 हो गया, जो कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू मेरे भाई 1 आ गया। ठीक है, तो भाई डियर स्टूडेंट्स जो भी लाइव हैं जरा सा जो है शेयर करो इसे जरा। ठीक है, और सारे स्टूडेंट तक पहुंचाओ, इसमें ग्रुप में शेयर कर दो या जहां भी आपका जो है पहुंच है वहां तक शेयर कीजिए और जो है इस सेशन को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तो x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे घनाभ की लंबाई जो है ज्ञात करना है। तो घनाभ की लंबाई कहाँ है मेरे दोस्त, घनाभ की लंबाई है आपका 10x, 10x यानी 10 × 1 10 आपका जो है लेंथ निकल के आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम में काम देगा, ऐसा नहीं है कि रेलवे का ही ये क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई में इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्सेप्ट तो सब जगह सेम है, सारे बच्चे देख सकते हैं इसको। कुछ कंचे को 4 बॉक्स में डाला गया है, तो भाई 6 3 7 और 5 के रेशियो में ये दिया गया है। ठीक है, और पैक किया जाना यदि बॉक्स बी में, यानी बी का जो है ये वाला वैल्यू है और डी में, डी का ये वाला वैल्यू है, 400 कंचे कम है, डी के मुकाबले बी में 400 कम है। तो यहां पर 2 कम है, तो रियल में मेरे भाई कितना कम है, 400 कम। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट आपका 200 के बराबर हो जाएगा। सभी बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं, तो टोटल जोड़ लो मेरे भाई, 7 9 9 7 16, 16 और 5 हो गए 21, 21 दोने हो गए 42, यानी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर 4200 है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हमारा 4200 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5m² 5m² प्लस 18m
प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम बिल्कुल भी यहां पर सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। आप मेरे तरीके को देखिए। सबसे पहला नंबर हम यहां पर काम करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला काम फैक्टर निकालना होगा। तो मेरे भाई यहां पर क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो आप यहां पर प्लस लिख लो। और ऐसा कौन सा साइन से इसको मल्टीप्लाई करोगे जो प्लस आएगा, तो आप कहोगे प्लस से ही करेंगे। ध्यान से समझिएगा। प्लस हमने यहां जो चिन्ह रहेगा लिख देंगे, और यहां वाला चिन्ह लाना है तो उसको किससे गुना करना होगा, प्लस से करना होगा। अब मेरे भाई 16 पचे 80 हो जाता है, तो 10 और 8 जो है 18 भी हो जाएंगे, 10 अठे 80 भी हो जाएगा। सारी टर्म कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा जो है फैक्टर। अब सॉल्यूशन में जैसे ही हम एंट्री मारेंगे तो ये निगेटिव चेंज ले लेता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर ये बंदा नहीं रहता तो आंसर 10 और 8 ही होते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहे हैं आपके, इससे फिर डिवाइड भी करना होता है, यानी जो x का या m का जो भी है उसका कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। तो मेरे भाई यहां पर क्या आ गया, -2 आ गए और -8/5 आ गया। बहुत ही आसानी से जो है इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे है, तो मेरे भाई -2 और -8/5, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। महज जो है 1 या 2 लाइन में जो है इस तरह के जो है फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास से इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा। आप जानते हो, अगर जो है आपने पढ़ रखा होगा x - 1/x, अगर आपके a दे रखे हैं, x - 1/x बराबर अगर a दे रखा है आपका, x - 1/x बराबर a दे रखा है, देन x स्क्वायर, अच्छा पावर 4 चाहिए डायरेक्ट। चलो ना, क्या x स्क्वायर निकालना, डायरेक्ट पावर 4 में चलते हैं। तो मेरे भाई होता है a स्क्वायर प्लस 2, फिर इसका स्क्वायर। और फिर अगर प्लस में ही लाना रहता, ये प्लस रहता तो हम प्लस में लिखते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ए को माइनस में करना पड़ता है। एक आपका टर्म जो है माइनस में हो जाता है, इसी का नाम ए है। और इतनी बातें आपसे पूछी जा रही हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस आपका जो है 3 का स्क्वायर प्लस हो गया 2, मेरे भाई 2 11 हो गए, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। और 121 में अगर आप 2 घटा देते हो तो आपका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो वह आपका 119 निकल के आ जाता है। 119 आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। आप इस रूल को लिख लेंगे, अगर हमारे पास प्लस रहता, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने आपके a स्क्वायर प्लस 2 फिर स्क्वायर करके फिर प्लस 2 कर देते। ठीक है, ये हम काम करते अगर हमारे पास प्लस होता तो। पानी की एक टंकी को समान क्षमता वाले 23 पाइप्स लेने हैं, और यह जो है 29 मिनट में काम कर देता है, और आंसर हमको मिनट में ही चाहिए, तो इसे आवर या सेकंड में बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही लगा रहे, MDH रूल ही लगा रहे हम। फिर क्या कह रहा है कि यही इतनी क्षमता वाला ही 47 पाइप, यानी 23 से अब 47 पाइप हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि अब यह कितना समय लेगा, आपका ये पता लगाना है। तो x बराबर कितने हो गए मेरे भाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 हो गए 27, बच गया 2, 9 दूने हो गए 18, 3 दूने हो गए 6, तो ये मेरे भाई 26 हो गया ना, ये सब मिला के। ठीक है, 18 और 6 हो गए 24, 24 और 2 हो गए 26, 26 का 6 बच गया हमारे पास 2, 26 का 6 है, बच गया 2, 2 दूने 4, 4 2 6, 667 आ गए आपके, 667 हो गए। और इसको आपको 47 से डिवाइड करना है। अप्रॉक्स में कितना आएगा ये बात पता लगाना है। 47 दोने हो जाते हैं आपके 94, तो 94 तो ये यहां पर नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, तो 47 इकाई हो जाए, 47 लग गया, 47 निकल गए, बच गए आपके पास 13 और 6 19 बच गए, 197 बच गया।
और 197 की अगर 47 से भाग लगाएं तो मेरे भाई 7 बार में तो बिल्कुल भी नहीं लगे, 7 चौका 28, इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 बार में ये लग सकता है। यानी ऑप्शन आपके 14.19 आ जाएगा, 14.19 आ जाएगा। कंफर्म है? हाँ बिल्कुल कंफर्म है। 14.19 इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल के आ जाएगा। पेन पेपर लेकर बैठना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप पेन पेपर लेकर बैठते हैं तो आपके जो है सारी चीजें जो है आप खुद से करके देखते हैं, बनाकर देखिए, तुरंत आंसर आप जो है फेंकिए। उस तरह से जो है करने पर आपकी जो है रुचि बनी रहेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, रुचि आपकी बनी हुई रहती है। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और पहले की दूरी की अपेक्षा दुगना दूरी। तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। यहां पर डायग्राम लेते हैं, वहां सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम 1 किलोमीटर ले लेते हैं अपने मन से, ठीक है, क्योंकि जो है एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो हमारा डिस्टेंस कॉमन ही रहता है। तो मेरे भाई 1 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर वह 11 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। फिर उसके दुगना यानी 2 किलोमीटर की दूरी वह 44 की स्पीड से तय कर रही है, 44। और फिर उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। पहले ए से जाती है बी पर, बी से जाती है सी पर, और डायरेक्ट सीधे सी से ए पर चली जाती है। मतलब कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब उसी का जो है हमको स्पीड निकालना है कि आखिर यह किस स्पीड से वापस गई है, जिससे एवरेज स्पीड आपका जो है 34 किलोमीटर पर आवर हो जाए, 34 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अब किलोमीटर 1 किलोमीटर माने हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ भी मान लो। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड बराबर आप क्या पढ़े हो? एवरेज स्पीड बराबर आपने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय आपके पास टोटल टाइम होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, तो मेरे भाई सबसे पहले यहां से गए 1 किलोमीटर, यहां से यहां 2 किलोमीटर, और फिर वापस 3 किलोमीटर, 3 2 5 और 1 6 किलोमीटर हमने टोटल सफर तय किया है। टोटल सफर जो है हमने 6 किलोमीटर तय किया है। अब 1 किलोमीटर समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। 1 किलोमीटर 11 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 44 की स्पीड से, और वापस जब गए हैं 3 किलोमीटर हमने मान लिया x की स्पीड से हम तय किए, जिससे मेरा एवरेज स्पीड कितना हो गया है? तो वो हो गया है 34 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, 34 किलोमीटर पर आवर हो चुका है। तो मेरे भाई यहां पर जो है, मेरे भाई यहां पर क्या करना है? तो सबसे पहले 3 से ना, 2 से काटे 3 बार में, और 2 से काटे यहां 17, ठीक है। ये 2 से हम काट सकते हैं 22। तो मेरे भाई 3 अभी भी जिंदा है ना, तो मेरे बस 17 बराबर 3, और यहां पर हम अगर एलसीएम ले ले तो 22 आ जाएगा। नीचे इस दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। 22 हमारा हो गया, और यहां पर 2 हो जाएंगे और यहां पर 1, मतलब हो जाएगा 3, अब प्लस 3 बटे x हो जाएगा। इतना बात हो जाएगा। तो मेरे भाई 3 और 3 को हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये वाला 3 और ये दोनों 3 आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो 17 बराबर हो जाएंगे आपके, अगर हम एलसीएम लेना नीचे शुरू करें तो आपके ऊपर चले जाएंगे 22x, ठीक है, और यहां हो जाएगा x प्लस 22, x प्लस 22 आपके हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 22x बराबर 17x प्लस 17 गुना 22 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इधर आ गया, तो बच जाएंगे आपके पास 5x, गुना ही कर लेते हैं, 17 दूने 34, बच गया 3, और 17 दूने 34 और 3 हो जाएंगे आपके 37, ठीक है, 374। तो x से भाग देंगे, x से भाग देकर देखो तो 7 बचे हो जाएंगे 35, 24 बच गए, तो 5 चौका मेरे भाई 20 हो गया, और 40 हो गए, 8 हो गए। यानी जो उसका जो है लौटते वक्त जो है उसकी चाल थी वह 74.8 किलोमीटर
पर आवर थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में से आप इसको रख सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। सारी चीजें व्यवस्थित करते हुए एक्स का वैल्यू हमारा 74.8 निकल के आ चुका है। 74.8 किलोमीटर पर आवर आपका निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको दिए गए हैं और सारे ऑप्शन जो है आपके किसमें है, डिजिट में आपके दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल में जो मेरे भाई साइन और कॉस हो जाएगा, यानी कॉस साइन नीचे जब आ जाता है तो 70% सवाल में आपका जो है 45 डिग्री पुट करना होता है। 70% सवालों में आपको जो है 45 डिग्री पुट करके देखना होता है। तो यहां पर अगर 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 3, और टेन 45 का वैल्यू थीटा है, यहां पर फाई दिया हुआ है तो फाई का वैल्यू 45। टेन 45 मेरे भाई 1, कॉट 45 1, सेक 45 √2 का स्क्वायर दिया हुआ है, और कॉसेक 45 भी √2 होता है, उसका भी स्क्वायर करना होगा। 3 1 4 1 5 हो गए, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 2 × 2, यानी 5 में अगर आप 4 घटाओ तो 1 आ जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये 70 से 80% सवालों को जो है बेहतर तरीके से करता है, ठीक है, बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशन करता है। अब सारे सवाल जो है 45 डिग्री पर ही नहीं पुट होंगे। आगे बढ़ते हैं। 30 सेंटीमीटर हाइट हमारा 30 दे रखा है और आयतन हमारा 160 पाई दे रखा है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r², यानी r तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, और h हमारा कितना है, तो h हमारा 30 है, ठीक है। तो मेरे भाई पाई पाई कैंसिल, 3 से इसको काट दिए 10, 0 0 कैंसिल, तो r² बराबर 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसका डायमीटर चाहिए तो 4 दूने 8 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें, समझ में आ रही है सभी बंधु को, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है एक माता की वर्तमान आयु का 3 गुना और उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। 1 वेरिएबल से भी आप बना सकते हैं और इसको 2 वेरिएबल से भी बना सकते हैं। पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है। तो मेरे भाई यहां पर 2 वेरिएबल ही बनाए तो बेहतर रहेगा। माता जी यहां पर दी गई है, ठीक है। माता जी का नाम जो है मतलब एज x मान लिए और बेटी का जो है y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन, माता जी का 3 गुना पुत्री के 5 गुने से कितना वर्ष अधिक है, तो 36 वर्ष अधिक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हुआ। 36 वर्ष अधिक होने का मतलब है मेरे भाई इसको इधर ले आए, उधर पॉजिटिव ही 36 रह जाएगा। पुत्री की आयु का 3 गुना, अच्छा ये y ना हमने लिखा है 5y। पुत्री की आयु का हमें चाहिए कितना गुना, 3 गुना। माता की आयु के और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। मतलब अगर हम 3y बराबर बोले तो यहाँ x - 4 बोलना पड़ेगा। इस भाई साहब को उधर लेकर चले जाइए, x - 3y, ठीक है, और इसको इधर लेकर आ गए। इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड, इक्वेशन आपके हो गए सेकेंड। अगर आप इस दोनों को सॉल्व करें मेरे भाई तो यहां पर जो है इसको 3 से गुना करना होगा। तो ऊपर वाला पहला इक्वेशन 3x - 5y बराबर 36, और यहां 3 से गुना किए 3x - 9y बराबर 4, तो ये कितने हो गए 12। अब माइनस चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। 9 में 5 गया तो आपके 4y बच गए, और यहां 36 में, ठीक है, माइनस में आ रहा है क्या, माइनस चिन्ह चेंज किया हमने, तो यहां पर जो है कुछ गलती वल्ती तो नहीं कर दिया हम। यहां पर 3x - 5y, तो माता जी का 3 गुना और पुत्री के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। तो उधर हमारा पॉजिटिव होता है। पहला इक्वेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है।
इसको हमने उधर ले गया, x माइनस 3y, इसको इधर ला, बिल्कुल सही है। यहाँ 3x माइनस 9y बराबर हो जाते हैं 12, तो ये माइनस में क्यों आ रहा है भाई? 4y हमारा हो गया और 36 ठीक ही तो है। 9 में 5 गया आपका 4y, 36 में 12 गया तो 24, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। यानी पुत्री जो है 6 वर्ष की है, 6 वर्ष की है। किसी एक में रख दो, इसी में रख देते हैं तो भाई x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x माइनस हमारा 6 3 18, 18 4 कितने हो गए? 22 हो गए। यानी माता जी जो है 22 साल की हो जाएंगी। तो कह रहा है पुत्री हमारा 6 साल का निकल गया और माता जी जो है 22 साल के निकल गए। माता जी 22 साल में माता जी बन गई है ना। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि जो है माता और पुत्री के आयु के बीच अंतर बता दो। अंतर कितने का अंतर है? तो मेरे भाई यहां पर जो है 16 का अंतर है, यहां पर 16 का अंतर है। ठीक है, 16 6 22, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब चाहे तो 1 वेरिएबल से भी बना सकते हो मेरे भाई, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत होने वाली बात नहीं, 1 वेरिएबल से भी बन सकता है। 2 वेरिएबल थोड़ा ज्यादा इजी पड़ा। इतना लंबा चौड़ा जो है कहानी लिख के उसके बाद जो है इसका आंसर तो बहुत छोटा सा होगा। दीपेश बाबू के पास 168 लीटर का और तेल है और 238 लीटर का तेल बी के पास। ठीक है, वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल होगा। मान लो डीजल है, पेट्रोल है, तो मेरे भाई जब भरता है तो किसी में मिक्स नहीं करना है, ये बात कह रहा है। और सब पूरा पूरी भर भी जाना चाहिए। यानी इतना दूर से ये पता चला कि इस दोनों को भाग लगाने वाला एगो एक्शन मैक्सिमम नंबर ले, जिसको तो भाई वही बात आ गया, SCF आ गया। एक ऐसा मैक्सिमम नंबर ले जो इस सब को पूरी तरह से मेजर कर दे, मतलब माप ले। कंटेनर पूरी तरह से भरा हुआ है, कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में बताना कितना हो सकता है, जिससे समझ गए बात को। तो यहां पर जो है डिफरेंस हमको अगर आप निकालना चाहे, बाय ऑप्शन भी लगा लो मेरे भाई, बाय ऑप्शन लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर जो है आप इसका डिफरेंस ले सकते हैं। यहां पर डिफरेंस कितना का है? तो यहां पर 32 इधर 34 उधर, यानी जो है आपका 66 का डिफरेंस है, 66 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या यह 66 ये दोनों को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। अब मेरे भाई इसको ना देखकर अब इसको आप देखिए, तो 66 यानी 66 को कौन सा ऑप्शन है जो इस 66 को पूरा पूरी डिविजिबल कर देगा? तो आप कहोगे 10 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, तो ऐसा सिर्फ 6 है। यानी इस सब का जो है SCF आपका कितना निकल गया? SCF आपके 6 हो गए। ठीक है, SCF आपके 6 हो गए, मतलब 6 लीटर वाला आप नपना लोगे और ये जो है पूरा पूरा जो है सबको बढ़िया से माप देगा, ये बात कह रहा है। SCF निकालने का ये सब शॉर्ट तरीका है, ध्यान में रखिएगा। किसी समबाहुभुज के अंतः कोण का योगफल उसके बाह्य कोणों के 250% अधिक है। तो भाई मेरे यहां पर प्रत्येक अंतः कोण चाहिए, प्रत्येक नहीं पूरा चाहिए ना। इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है? तो फॉर्मूला 2n -2 इंटू 180 डिग्री ले लो। खैर अभी हमें रेशियो चाहिए। एक्सटर्नल एंगल का जो है सम जो होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये 360 डिग्री होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर हमको 250 ज्यादा करना है, 250% ज्यादा ना। तो 250% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/2 होते हैं। इसका मतलब है कि यह 2 रहेगा तो ये आपके जो है 7 हो जाएंगे। रेशियो ही निकाल ले क्या? रेशियो ही पहले निकाल लेते हैं। ये 2 होंगे तो 5 ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब यह 7 हो जाएगा। ये 2 भाई साहब, तो ये हमारे 7 हो जाएंगे। तो यहां पर जो है 2 का वैल्यू 360 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का जो है बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब 180 से यह मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां भी 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 7 गुने 180। ठीक है,
7 गुने 180 जो है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहां हम इसलिए गुना नहीं कर रहे हैं कि आगे इसको कटना ही है, ठीक है, आगे इसको कटना ही है। सर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टेस्ट क्यों नहीं डालते हैं? अरे भाई मेरा ये काम नहीं है, आप समझते क्यों नहीं हो भाई? कल तुम्हारा कमेंट भी हम पढ़े थे, ठीक है। तो और मैं इतना बिजी चल रहे हैं कि भाई कुछ मतलब मिल के जो है बताने का समय नहीं मिल रहा है। आप समझ लो मेरी बात को। आप कोचिंग वाले नंबर पे कॉल करो, वहां पूछो, ठीक है। तो 360 डिग्री और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल 7 गुने 180 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन पर जो है कहां पे अवेलेबल नहीं है भाई? यहाँ ग्रुप डी वाला जो है टेस्ट प्लेटफॉर्म टेस्ट ऑनलाइन जो ऐसे करके है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म करके एप्लीकेशन है, उस पर जाओ ना, वहां पर मिलेगा ही। क्यों नहीं मिलेगा? बढ़िया से खोजते नहीं हो। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐसे करके है एप्लीकेशन, ठीक है, वहां पे जाइए। नहीं है सर, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर नहीं है। एक देखो यहां का एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहां का एप्लीकेशन, और वहां का एप्लीकेशन मतलब जो है पब्लिकेशन से जो आता है डेली चेक कर रहे हैं। अच्छा आज हम जो है ना यहाँ पे अब बात करेंगे, ठीक है। आज हम बात करें, एक बार तुम क्या करना, एक बार जो है तुम मेरे नंबर पर जो है भेज देना उस अपने प्रॉब्लम को, और मैं उसे सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तुम लोग को जो है रोज रोज कमेंट करते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो मेरे बंधु? किधर गया वो नंबर? सुबह सुबह तुम लोग के लिए आते हैं और तुम लोग क्वेश्चन ना पूछ के जो है हमको इंक्वायरी ऑफिस में बैठा देते हो। तो ये 98358272 और 93 इस पर जो है तुम मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल तो लगेगा नहीं, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। प्लीज एक बार आप बोल दीजिए, याद रहता है उतना एकदम, जो मैसेज करना भाई, ठीक है। 12 से 2 के बीच मैसेज करना, उस समय हम फ्री रहते हैं तो फिर जो है उसको हम बोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन पे थे, लिंक तोड़ दिया तुम क्वेश्चन का। अच्छा ये सारे चीज हो रहे थे, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर जो है प्रत्येक ये टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होते हैं, और ये वैल्यू कितना आया 7 गुने 180 डिग्री आ गया। 180 खत्म हो गए, n बराबर हो गए 9, यानी जो है इस समबाहुभुज में 9 गो भुजा है, इस समबाहुभुज में 9 गो भुजा है यहां पर, ठीक है, 9 गो भुजा है यहां पर। अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो मेरे भाई प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है, तो प्रत्येक ये जो है बाह्य कोण निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद घटा लेते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, या फिर जो है आप इसी को जो है अगर 9 से भाग दे दे तो आराम से निकल जाएगा। इसी को n का वैल्यू हमारा कितना आया 9 आया, और हमको चाहिए प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। तो मेरा पूरा अंतःकोण का योग कितना मिला है 7 गुने 180, तो मेरे भाई 9 गो भुजा मिला है, तो 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 से यहां 20 हो जाएगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, इस चीज को समझो, ये सारे बार बार क्वेश्चन नहीं मिलते, तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 250%, 2 में 5 ज्यादा तो 7 हो गए, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब सारे बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो भाई ये अगर 2 का वैल्यू 360 है तो 7 का वैल्यू 7 गुने 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 गुना हुआ। और यही जो है हमारा इंटीरियर एंगल का जो सम होता है n-2 गुने 180 डिग्री होता है, मतलब n बराबर कितना हो गया, n बराबर आपके 9 हो गए। प्रत्येक अंतःकोण यहां पर दिया हुआ है, तो मेरे भाई इसी टर्म को यानी 7 गुना 180 को 9 से भुजाओं से भाग दे देंगे, तो ये आपका जो है निकल के आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था। और देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप बहुत ही आराम से बना सकते हो बिना इसका इस्तेमाल किए हुए। सबसे पहले 3 गो माल है, यानी जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल हमारे पास जो है 3 है। उसमें से एक वस्तु पर क्या हो रहा है, 10% आपका लॉस हो जा रहा है,
ये आपका क्वांटिटी हो गया और ये आपके परसेंटेज हम लिख रहे हैं। तो एक क्वांटिटी 10% लॉस, मेरे पास अभी भी दो क्वांटिटी बचा हुआ है। दो क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, तो हमें कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना है, तो x% लाभ पर मान लेते हैं। और ये जो डाटा दिया हुआ है ओवरऑल यानी टोटल वस्तु का दिया हुआ है। बस इसी से जो है हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो -10 हो गए, ये हो गए 2x और 20 तिहाई हो गए 60। ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये मिलता है, मतलब ये दोनों को जोड़कर आपको इतना मिलेगा। 2x बराबर ये जाके उधर चला गया 70 हो गए, यानी x का वैल्यू आपका कितना हो गया 35% हो गया। यानी रेस्ट जो क्वांटिटी आपकी बची हुई है उस पे आपको जो है 35% प्रॉफिट मिलने वाला है। 35% प्रॉफिट जो है आपको मिलने वाला है। यानी x का जो वैल्यू है ये आपका जो है 35% निकल के आ जाएगा। 35% निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें निम्न में से कौन सा निकटतम लगभग यानी अप्रोक्सीमेशन। तो मेरे भाई एक बैंकिंग सेक्टर में अभी भी जो है अप्रोक्सीमेशन चैप्टर पढ़ाया जाता है। अगर आप 5 से इधर रहते हैं तो आप उधर वाला जैसे आप लिखते हैं ना यहाँ पे 75.02, तो ये तो 5 यहाँ पे होना चाहिए था, इससे नीचे है, मतलब हम इसको जो है 75 लिख सकते हैं। डिवाइडेड 16.89, ये 5 से इधर वाला 5 से बाहर भाग चुका है, यानी आप 17 इसको बोलिएगा। अप्रोक्सीमेशन अभी भी जो है बैंकिंग सेक्टर में है। 13.47 5 से नीचे है, मतलब इसे आप 13 बोलेंगे। ठीक है, प्लस 749.98 यानी जो है ये इसको बोलिएगा 750, -79 इसे बोलिएगा। इतना ये जो है वैल्यू है। अब ऐसा नहीं कि इसी को लेकर सॉल्व कर लिया, पॉइंट लगा रहे हैं, लगिए नहीं रहा, एकदम परेशान चल रहे हैं भाई। अप्रोक्सीमेशन पहले ही बोला है, लगभग मान लेकर आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई 75/17 हो गया ना यहाँ पे 75, और ये 17 से तो भाग लगेगा नहीं, 75 था कि 85 था भाई। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 75 ही है, 75 ही है। ठीक है, तो कटवे नहीं करेगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक होगा और क्या होगा। 75 17 पे 85 होता है, कटेगा ही, संभव नहीं है। 75 गुना 13/17 संभव नहीं है, कटेगा 750 और ये हमारा जो है 79 हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में हम एक सेकेंड देख लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है। मेरे ख्याल से 85 होगा, उसके बाद ही जो है ये चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 वो नहीं, वहां पे वो हेलमेट के नीचे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक है, 75.0 ही दिया हुआ है। हाँ, तो मेरे भाई यहां पर जो है हमें आगे क्या करना होगा, आगे हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई 13 पचे हो गए 65, बच गए 6, 13 सत्ते हो गए 91, 91 और 6 975 हो गया। अगर हम इसे 17 से भाग दे, 17 पचे 85 आप लगाओगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का रहे तो अप्रोक्सीमेशन में ही लाना होगा। तो मेरे भाई अप्रोक्स में यह जो है क्या आ रहा है, यह आ रहा है 57। इसका अप्रोक्स वैल्यू आपका 57 आ रहा है, प्लस 750 और -79 निकल के आ जा रहा है, 79 निकल के आ जा रहा है। तो ये 750 तो अपना आराम से पड़ा हुआ है। और मेरे भाई जो है इसको घटा लेना है, 9 में 7 गया तो आपके 2 बचे, और 7 में 5 गया तो 2 बचे, माइनस करना है। 750 में आपको जो है 22 घटा लेने, 750 में अगर आप 22 घटा लेते हैं, यानी समझो कि 50 में हमने 22 घटा लिया तो हमारे पास 28 बच जाते हैं, यानी 700, अच्छा 9 7, ठीक है, तो है 79, मतलब ये अप्रोक्स में लिया होगा ना। 9 में हमने जो है 7 घटा दिया तो 2 बच गए, 7 में 5 22 घटा दिया, मेरे पास 28 बच जाता है। 728 यहां पर नहीं दिया हुआ है, यानी 727 के ये करीब है। अप्रोक्सीमेशन में हम लिए थे, तो अप्रोक्सीमेशन में लिए थे तो हमारा इसके अनुसार
जो है 728 आ रहा है, यानी आप अप्रोक्स में 727 आप ले सकते हो। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हो सकता है इसमें जो है इधर उधर हुआ हो, ठीक है, बात को समझ लीजिए। 57 पॉइंट कितना आ जाता है मेरे भाई, इसको एक बार चेकआउट ही कर देते हैं। 57 पॉइंट 17 हमारा लग गया, बच गया हमारे पास जो है 7 5 12 125 बच गए। 125 17 सतह हमने लगा लिया, 119 मेरे पास बच गया। कितना 6 बच गए, ठीक है, 6 बच गए और 60 हो गया। 17 चौका 17 85, यानी जो है यह 58 के करीब आ जाता है। बस मेरे भाई ठीक है, लगभग मान उतना ही दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन में क्या इतना जो है सोचना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में क्या इतना सोचोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके 728 अप्रोक्सीमेशन में दिया हुआ है 727, ठीक है। आगे आइए 70 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है कि ओ क्यू आर का माप कितना दिया हुआ है, तो 48 डिग्री आपके दिए गए। फिगर थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मेरे भाई यहां पर जो है सबसे पहले ओ क्यू आर हमने निकाल लिया, ठीक है। एडवांस मैथ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, ऐसा नहीं है, सारे एसएससी के प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसको कवर करता है वो, ठीक है, विथ एस्थेटिक्स यानी मिड मीडियन मोड को भी वह फॉलो करता है। तो ये बात समझ लीजिएगा। ओ क्यू आर आपका दिया हुआ है, ओ क्यू पर स्थित है। क्या हो रहा है आवाज को। 48 डिग्री आपके दिए हुए ओ क्यू आर, ये आपका 48 डिग्री आपका दिया हुआ है। बिंदु भी ओ क्यू पर स्थित है। भी टी यानी यहां से ऐसे दिया हुआ है, भी टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और भी इस पर स्थित है। यहां तक सही है। और एस जो है ओ क्यू आर के अंत क्षेत्र में अंदर में स्थित एक ऐसा बिंदु है जो भी एस टी सब एक ही दिशा में, यानी यहां पर एस दिया हुआ है, संरेख है, मतलब ये दो तीनों जो है एक लाइन में दिया गया है, ठीक है। एस बी टी के बीच स्थित है, एस बी टी के बीच में स्थित है, वो भी लिख लिया। पी भी ओ क्यू पर स्थित है, ओ क्यू पर स्थित है, ऐसा स्थित है पी ओ और भी के बीच में, ओ और भी के बीच में है आपका पी, ठीक है, लिख लिया हमने। पी एस टी यानी इसको मिला देते हैं, ये कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री। अब कर क्यू पी एस, इस कोण का पूरक कोण आपको निकालना है, कंप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो है ये एंगल मालूम करना पड़ेगा, ये वाला एंगल मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझ लो कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को जब एक इंटरसेक्ट लाइन करता है तो यहां पर अगर थीटा है तो यहां भी आपके थीटा होंगे, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है, संगत कोण बोलते हैं। 48, तो मेरे भाई ये भी आपका 48 हो जाएगा, ये क्लियर है। 120, तो एक रेखा पर मेरे भाई 180 बनता है, तो ये वाला डाटा जो है वह कितना होगा, तो यह हो जाएगा 60। अब त्रिभुज ये लेंगे हम, त्रिभुज पी भी एस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल भी पी एस निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री में 48 और 60 घटा देंगे, ठीक है। 48 और 60 घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 180, इधर 6 4 108 निकल के आ गया, तो 72 डिग्री हो गए, ठीक है। 72 डिग्री आपका यहां पर हो गया, 72 और 8 80। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब कहता है कि जब ये एंगल मिल जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आप बता दो कितना होगा। तो मेरे भाई जो है करस्पॉन्डिंग यानी कंप्लीमेंट्री एंगल जो है आपका क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा होता है, यानी थीटा हमने 72 निकाल लिया, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, तो 18 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। 3 रूल इसमें फॉलो हुए, एक तो जो है पैरेलल लाइन वाला रूल, दूसरा जो है हमारा जो है ये हमारा लीनियर पेयर जो होता है, और फिर उसके बाद जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और फिर कंप्लीमेंट्री एंगल हमको निकालना था। 18 डिग्री है, 180 डिग्री मत समझ लेना है, ठीक है, 18 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू आपको दिया हुआ है और इसका एक रूट्स दिया हुआ है 2। तो मेरे भाई इसका जो है रूट्स 2 कहने का मतलब है x का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, रख दीजिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस पी गुना 2, p गुना 2 तो आपके हो जाएंगे 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2p को उधर कर दिए तो 10 बच गया, p बराबर हो गए 5 दूने 10, यानी p का जो वैल्यू है आपका 5 निकल के आ गया, 5 निकल के यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस 5 को ये वाला इक्वेशन में लाल से लिख देते हैं, ललम लाल हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर जो है लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 5 के जगह पर p के जगह 5 x प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो गए। तो मूल समान दे रखा है, तो मूल समान जब होते हैं तो भाई साहब क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac होते हैं। जब आपका रूट्स इक्वल होता है तो d बराबर 0 हो जाते हैं और आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हुआ तो 4ac उधर चला गया। तो b कितना है, 10 का स्क्वायर है 10 है आपका, 4a कितना है 1 है और c के जगह कौन है तो q है। ठीक है, तो 10 के स्क्वायर 100, 100 को 4 से भाग दोगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा, यानी q का जो वैल्यू है वह आपके डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जो है आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए बात को, पहले p रूट्स दिया हुआ था तो रूट x के जगह रखकर p का वैल्यू निकाल लिए, दूसरे इक्वेशन में p का वैल्यू रखा, वहां पर जो है रूट्स बराबर है तो उससे जो है हमने q का वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे भाई यहां पर बात कर रहा है, इसका क्वेश्चन कहां है भाई, क्वेश्चन इधर है ना। एलएमएन कंपनी है और कुछ वर्षों के दौरान ट्रकों की संख्या वह दिखा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2012, 13, 14 और 15, 2012 से 15 एगो का लेना है, 2016 से 20 तक एगो का लेना है। ठीक है, और उसका रेशियो भी बताना है, रेशियो भी बताना है। 12 से जो है कहां तक बात किया था, 15 तक, 12 से 15 एगो का और 16 से 20 एगो बंदे का ना, ऐसा ऐसा 4-4 गो लिया हुआ है। तो भाई साहब 2012 से जो है 2015 तक पहला वाला हम देखते हैं, फिर दूसरे वाले में 2 भाग में बदल दिए इसको। तो 2012 कहां पर है, 400 पर, 400 ये हो गया। 2013 कहां है तो ये 350 है, 350। 2014 कहां पर है, 350 पर है। ठीक है, और 2015 कहां है मेरे भाई, तो यह 300 पर आधारित है। ठीक है, 4 डाटा हमने ले लिया, 0 ये हो गए 0, 4 3 7 3 10 3 13 1 14, 1400 जो है पहला 4 का आ गया, पहला 4 का 1400 आ गया। दूसरे वाले 4 का देखते हैं, 2016 ये बीच में जो लोग 300 और 250 के बीच में कितना होगा, तो 275 होंगे। ठीक है, जब हमारे पास डाटा नहीं दिया होता है, एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, तो बीच में जाने का मतलब है आधा सीधे कर दीजिए। फिर 2016 हो गए, 2017 देखो यहां पर है तो 400 और 350 के बीच में, यानी 375 लिख दीजिए। 18 की बात करोगे तो 18 तो क्लियर है, 300 पर दिया गया है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 को इधर ले लिए, 55 को कर रहा है क्या भाई, 1 2 3 4, 4 को 2015 ये तक यहां लेना, 16 17 18 20, अच्छा 19 इसमें छोड़ दिया है, 19 नहीं लेना है। ठीक है, 19 को नेगलेक्ट करके चलो भाई, 16 ले लिए, 17 ले लिए, 18 ले लिए, अब सीधे 20 लेना है। तो 2020 2019 लेना रहता तो ये होता ना, 2020 यहां पर है, यानी 400 और 450 के बीच में, यानी 425 हो गया। ठीक है, 425 हो जाएंगे। 2019 को हमको छोड़ देना है, तो जोड़ लीजिए, पास दिया 15, बच गया आपका 1, और 7 7 14 2 16, 16 1 17, बच गया 1, 4 3 7 3 10, 10 2 12 1 13, 1375 यहां पे आ गया, 1375 यहां पे आ गए। ठीक है, एक 1400 हुआ, एक 1375 हुआ, यही आपसे पूछ रहा है 1400 और 1375 का जो है रेशियो हमें चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर करना क्या है,
पहले हम जो है 25 से भागा दे दे क्या, 125 तक लग जाएगा और 125 से तो भागा लग रहा है। ठीक है, 25 से इसको काटो मेरे भाई, 100 को काटोगे 25 से 4 बार में, 14 चौका हो जाएगा 56। ठीक है, 25 से इसको काटो, 25 से 5 बार में तो भाई 125 निकल गया, फिर 12 बच गए, फिर 125 यानी 55 हो जाएंगे। और 56 55 जो है आपके बी नंबर ऑप्शन दिए गए। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट हुआ, मेहनत ज्यादा था क्योंकि यहां पर डाटा जो है एनालिसिस करना थोड़ा सा जो है, लेकिन सही आंसर आ गया आपका 1400 1375, आंसर आ गया आपके 56 55। ठीक है, 2000 रुपया की एक धनराशि है, साधारण ब्याज है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 360 रुपया मेरा बढ़ गया है, कितने साल में, तो वह जो है आपके 3 साल में। 3 साल में 360 एसआई बढ़ गया तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 120। 5 साल में कितना बढ़ेगा मेरे भाई, 5 साल में 600 रुपया बढ़ जाएगा, 600 बढ़ जाएंगे आपके। प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, तो कह रहा है 5 साल बाद वह 2000 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 600 रुपया ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर जो है 2600 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के जो आंसर है वह सी नंबर ऑप्शन है। एसआई में जो है चीजें बहुत आसान होती है, थोड़ा सा कष्ट होता है सीआई वाले चैप्टर में। ठीक है ना, सीआई वाले चैप्टर में थोड़ा सा नन्हा सा जो है कष्ट होता है। कह रहा है 3 को जो है संख्या दी गई है, 3 5 और 7 रेशियो। कह रहा है इसका एलसीएम 5250 है, तो मध्य वाली संख्या ढूंढो। भाई इस दोनों का जो है, इस तीनों का एलसीएम अगर निकालें तो आप बोलोगे सर इस तीनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन है ही नहीं तो उसका गुणनफल एलसीएम होता है, यानी 3 गुने 5 गुने 7, इसका एलसीएम हुआ किसका, रेशियो का। रेशियो का एलसीएम लिए और यहां पर 52 50 हमने लिख दिया, 52 50 हमने यहां पर लिख दिया। अब आप जो है जरा सा जो है कैलकुलेट करके देखो, यहां पर जो है सबसे पहले हम कितना से भाग लगावे, कितना से लगा दे भाई, 5 हमको लाना है, 5 को जिंदा रखो न, 5 को जिंदा रखते हैं, 7 या 21 से काटते हैं, 21 से काटेंगे, 21 दूने हो गए 42, बचे कितने 10, 105 हो गया। 105 21 बचे होता है ना, तो यानी 5 का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया, तो 250 आ गया। अब काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां 5 का यानी मध्य वाली संख्या ही निकालने का था, तो 5 को हमने रख लिया और 21 से भागा दिया, 250 बार में यह कट गया। कह रहा है कि 125 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मेरे भाई जो है कुछ नियम तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको तो मालूम है कि 125 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। सबसे पहले 5 से शुरू करते, 5 से लगने का नियम है कि इकाई अंक 5 से कटना चाहिए। 25 से नियम है 2 गो अंक, यानी अंतिम से 2 अंक जो संख्या बनेगी वह 25 से कटना चाहिए। 125 का नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है बनी संख्या 25 से कटनी चाहिए, और 625 का नियम है 4 अंक जो है अंतिम से 4 अंक से बनी संख्या कटेगी। ठीक है, तो ये वाले बात आ गए आपके। तो यहां पर 125 से यह कटना चाहिए हर हालत में। तो कितना ऐसा रखे, क्या रखे ऐसा, क्या वो संख्या ऐसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहां 125 रख दे। ठीक है, 125 से कम 125 हो जाएगा यहां पर 125। ठीक है, 6 अंकों वाली संख्या 125 से कटना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर जो है अंतिम अंक 5 ही होने चाहिए। अगर जो है 2 से गुना कर देते 250 हो जाता, लेकिन होता क्या, ये अंतिम में 5 है ही नहीं, मतलब हमको सम संख्या लेना ही नहीं है। 125 गुना कितना 3 कर दे तो हो जाएगा 125 गुना 375, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कि मैक्सिमम 9 तक जा सकता है, 9 से बढ़ना नहीं है ये दोनों डिजिट। 125 पचे कितना होता है, तो 125 पचे मेरे भाई आपका जो है 25 पचे 125, 625 हो जाएगा। अभी तक ये 6 9 से नीचे ही है,
125 गुना 7 करें तो भाई कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 12 सते 84, 84 और 3 87। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ोगे मेरे भाई, आगे बढ़ोगे 125 नमा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो संभव नहीं है। 9 पचे 45 करके दिखा देते हैं। 9 पचे 45, 4 12 नमा 108 और 4 112 हो जाएंगे। 108 और 4 आपके जो है 112 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये 4 डिजिट का आ गया, हमको 3 डिजिट चाहिए और बगल वाला हम तो जा नहीं सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा 1 2 3 4 गो संख्या ऐसा बनी और जो 125 से डिविजिबल होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैथ के हम टीचर हैं, मैथ के क्वेश्चन बता सकते, इंक्वायरी हम बिल्कुल नहीं दे सकते, बार बार मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का जो है एवरेज निकालना है। तो पहली प्राकृत 100 यानी n प्राकृत संख्याओं का एवरेज n+1 होता है। 100 को लिया है तो 101 ऊपर हो गए, 2 से भाग दोगे 50.5 आपका करेक्ट आंसर। 50.5 जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में यानी 16 1 घंटा में कितना काम करेगा, 8 वस्तुएं 8 क्वांटिटी जो है आपकी तैयार करेगी कौन, तो ये बेटा जो है, ये 8 जो है ये होगा। ठीक है, लिखते रहो आराम से, अपना जो है समय बर्बाद करते रहो। ठीक है, ये जो है सन की बात हो रही है और फिर उसके फादर की बात हो रही है, तो फादर 8 घंटे में 24 वस्तुएं करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 24/8 मतलब 3 गो वस्तु। ठीक है, तो कह रहा है कि पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा एक समान है। पुत्र की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति एक समान है। तो मेरे भाई ऊर्जा और शक्ति फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऊर्जा किसी काम करने की ऊर्जा मतलब प्रेरणा देता है, काम करता नहीं है। ऊर्जा जो है किसी, मान लो हमें जो है पढ़ाना है, बस इतने तक ऊर्जा हुआ, और हम जब पढ़ाना शुरू करने लगेंगे और जो है 1 घंटा में हम कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, उसको हम शक्ति बोलते हैं, यानी इफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहां पर जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुत्र की ऊर्जा अधिक होगी ये नहीं होगा, पुत्र की शक्ति अधिक है, यानी काम करने की क्षमता अधिक है। समझ गए, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में, 12 परीक्षा में वो बेचारा 24 अंक प्रत्येक परीक्षा में लाता है। तो भाई 24 दोने हो गए 48, बच गया 4, 24 इकाई 24 और 4 88, यानी राघव बाबू जो है, राघव अपना टोटल 12 परीक्षा में 288 अंक ले आया है, 288 अंक ले आया है। जुबेदा ने अब तक 23 अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने केवल, जुबेदा की बात चल रही है, तो 23 अंक लाया है मेरे भाई। कितने परीक्षा में, 9 परीक्षा में 23 अंक लाया। ठीक है, 9 परीक्षा में 9 3 27, बच गए 2, 9 दूनी 18, 2 20। अभी भी जो है उसको 81 मार्क्स चाहिए, अभी भी जो उसकी बराबरी करने के लिए 81 मार्क्स चाहिए। और सब परीक्षा कितना का है, 30-30 अंक का है प्राप्तांक इसका, मतलब जो है पास मार्क्स समझ लो। जुबैदा शेष 3 परीक्षाओं में किसी एक में, ये वर्ड समझिए, कम से कम कितने अंक जरूर करने होंगे ताकि राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने का उसे मौका मिल सके। तो मेरे भाई इसको 3 भाग में बांटना है, 3 गो विषय, किसी एक विषय में कम से कम आना चाहिए, तो बाकी 2 विषय में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, यही बात होगी। तो बाकी 2 विषय में हम 30-30 ले आते हैं, ये वाला डाटा, बाकी 2 विषय में 30-30 ले आते हैं, तो हो गया 60, बचे कितने, 21। यानी किसी एक विषय में उसे कम से कम 21 लाना होगा, तब जाके उसका वो मुकाबला कर पाएगी, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक विषय में कम से कम करने का सीधा मतलब है कि वह जो है रेस्ट जो विषय है उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करना। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण
30 डिग्री दिया। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर जो है जाके वह 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। टावर के 45 मीटर ऊंचा था, टावर जो है 45 मीटर ऊंचा है। प्लेटफॉर्म और टावर के 36 दूरी 40√3 दिया हुआ है, ये भी 40√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी, ये वाला पार्ट आपसे निकालने कह रहा है। टावर 45 मीटर ऊंचा था, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस आपका टावर का दे रखा है यहां से वहां तक आपका टोटल 45 दे रखा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप जरा सा सोचो 30 डिग्री का रेशियो क्या कहता है, 1/√3 कहता है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना हो गया, 40√3 हो गए, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 हो जाएंगे। ये 40 हो गया। अब जो है टोटल नीचे से ऊपर तक कितना है, 45, तो ये कितने हो गए, 5। ये वाला वैल्यू ये भी 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वह आपकी कितनी है, तो वह आपका जो है 5 मीटर, वह आपका 5 मीटर है। ठीक है, खत्म नहीं होगा आज क्या रे भाई। एक प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आ जाना चाहिए। तो भाई एलसीएम ले लेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम 7, 6 से लगाना है तो 3 और 2 चाहिए, दे दिए। ठीक है, 5 से लगाना है 5 भी चाहिए, 4 से 1 और 2 चाहिए, तो 7 21, 21 2 42, यानी एलसीएम हो गया इसका 420। ये हो गए हमारे एलसीएम। और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हम यहां पर 3 जोड़ देंगे इसमें, तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 423 हो जाएंगे, यानी जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर तो 25 क्वेश्चन लेने ही पड़ेंगे आपके जो है। ठीक है, मेरा बिहार एसएससी नॉन रेगुलर से किया हुआ है, जो कि बिहार एसएससी बीएससी, अच्छा बीएससी एटीसी नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर बीएससी लिखा हुआ है। क्या ये इसके लिए एलिजिबल नहीं हो क्या, रेगुलर में पूछ रहा है, तो नॉन रेगुलर वाला कैसे भेजोगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहां तक हमने जो है डिस्कशन कंप्लीट किया आपका जो है। आप डेली जुड़े हुए रहिए। पहले हम चीजों को क्लियर कर देते हैं। आपके जो है प्लेटफॉर्म कोचिंग में MWF में आपके होते हैं टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, आप यहां पे टेस्ट देते हो। अब यही टेस्ट का डिस्कशन आपका जो है टीटीएस में हो जाता है। टीटीएस मतलब समझ रहे हो, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आज सैटरडे है, इसी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब रह गया मेरे भाई MWF में आप टेस्ट दे रहे हो, तो उस दिन जो है हम लोग तो खाली बैठे हुए रहेंगे इस टाइम में, तो उसके लिए हमने प्रोवाइड आपको क्या किया, रेलवे वाली जो बुक है प्लेटफॉर्म की, जो वॉल्यूम 2 है, उसी का डिस्कशन डेली एक सेट हो रहा है। किसमें, तो मेरे भाई MWF में। MWF में जो है आपका डिस्कशन चल रहा है, यानी सप्ताह में जो है आपके टोटल कितने दिन, 6 दिन आपको जो है यह टाइम आपको मिलेगा, 8 बजे से 8 AM सुबह सुबह। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डेली जोड़ने का। यहाँ पे 8 बजे आप डेली आइए। आपका जो है अगली क्लास जो है मंडे को होगी, और मंडे को फिर MWF में बता दिए किताब वाला सेट चलेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो है यहीं तक रहा, मिलते हैं दोबारा। देखिए यहां 27 नंबर से रीजनिंग शुरू हुआ था। एक्चुअल में हमें करना क्या है कि येलो के लिए YELLOW, येलो के लिए डिकोड करना है। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है जो कि नहीं है, तो पहला शर्त अप्लाई नहीं होगा। यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर है, तो इसमें बस 2 ही स्वर है, यानी दूसरा भी अप्लाई नहीं होगा। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार आया है, L 2 बार आया है, यानी यह शर्त अप्लाई होगा। तो युक्त दोनों स्थानों पे 2 के रूप में लिखो, यानी हमें तीसरा और चौथा स्थान डबल 2 चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखो क्या कहता है, YELL, Y के लिए क्या चाहिए, हैश चाहिए। E की बात करें तो E के लिए 5 चाहिए। ठीक है, O के लिए परसेंटेज चाहिए, और W के लिए हमें 4 चाहिए। तो हैश 522 चाहिए, इसमें नहीं दिखता है,
ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे जो बेस्ट आंसर है। देख लो, जितने भी फूल थे, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा क्या था, तो पत्ता था, कुछ फूल क्या था, तना था, और कुछ फल क्या थे, फूल। तीन अलग अलग वेन फूल के साथ जुड़ गया। पहला कंक्लूजन कहता है कुछ तना फूल है, तो देखिए तना का कुछ हिस्सा फूल दिखता है, कुछ तना फूल है, तना कुछ तने फूल है, ठीक है, तो कुछ तना फूल दिखता है। दूसरा, कुछ फल पत्ते हैं, देख लो फल का कुछ हिस्सा पत्ता नहीं दिख रहा है, यानी 2 नंबर गलत है। तो केवल एक अनुसरण करता है जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। देखिए, बिना आवाज के हम पढ़ाए जा रहे थे और आप लोगों ने बताया ही नहीं हमें। उपर्युक्त श्रृंखला में कितने ऐसे जेड है जिनके ठीक बाद टी है लेकिन ठीक पहले बी नहीं है? तो जेड टी ढूंढना है। देखो यहां जेड टी नहीं है, यहां जेड टी तो है लेकिन पहले बी है, छोड़ दो। फिर देखो जेड टी है लेकिन पहले बी नहीं है, काउंटेबल है। जेड टी है लेकिन पहले बी नहीं है, काउंटेबल है। जेड टी है पहले बी नहीं है, काउंटेबल है। जेड के बाद टी है लेकिन पहले बी है यानी काउंटेबल नहीं है। तो कितने मिलेंगे? तो बस 3 मिलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। नहीं हटा दो, हो गया आवाज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। जितने भी लेटर हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको अल्फाबेट के ऑर्डर में सजाना और पूछा था सर ठीक बीच में कौन आएगा। तो ये टोटल 9 लेटर का मिलकर बना है, तो 4 लेटर इधर सज गए, 4 लेटर इधर सज गए और बीच में आई हो गया। देख लीजिए, प्लस का अर्थ है कि आप इंटू लगा लो, माइनस का अर्थ है कि आप डिवीजन कर लो, और इंटू का अर्थ है आप माइनस कर लो, और डिवीजन का अर्थ है आप प्लस कर लो। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं? तो डिवीजन का। तो 4 दूना कितने कट गए? 8। 9 सत्ती 63 हो गया, प्लस 2 और माइनस 2। तो प्लस 2 से माइनस 2 कट गए और आंसर हमारे पास 63 बच गए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर बच्चे हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। देखिए अच्छा वाला सेटिंग था, एक अटेम्प्ट में बनने वाला सेटिंग था, ज्यादा मेहनत करवाने वाली सेटिंग अरेंजमेंट नहीं थी। लेकिन चूंकि साउंड नहीं आ रहे थे और आपने हमें बताया भी नहीं, जिसके कारण पूरी व्यवस्था हमें फिर से बनानी पड़ रही है। 6 लोग थे। सबसे पहले एक सर्किल डिजाइन करेंगे, इस सर्किल पर 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। सारे लोग का फेस जो है वो केंद्र की ओर रखेंगे। सबसे पहले लाइन कह रहा है गैब्रियल सुचिता के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो जहां हम सुचिता को स्थान देंगे, इसका दायां एंटी क्लॉक जाएगा, पहला नहीं दूसरा। ये पोजीशन किसके लिए होगी? तो गैब्रियल के लिए। आ गया। रितेश त्रिनाभ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो देखिए त्रिनाभ को यहां रखेंगे तो इसके दाएं दूसरा रितेश बैठ सकता है। त्रिनाभ को यहां रखेंगे तो इसके दाएं रितेश दूसरा बैठ सकता है। त्रिनाभ को यहां रखेंगे तो इसके दाएं रितेश दूसरा बैठ सकता है। यानी रितेश और त्रिनाभ के बैठने के 3 कंडीशन। तो हम त्रिनाभ को रखेंगे, इसके दाएं दूसरा हम लोग रितेश को रख लेंगे और आगे चलेंगे। सौरभ गैब्रियल और ध्रुव दोनों के बीच में बैठा है, तो सौरभ को यहीं रखना पड़ेगा, तभी वो गैब्रियल और ध्रुव दोनों के बीच में आ पाएगा। अब देखो त्रिनाल को यहां रख नहीं सकते, तो हमें त्रिनाल को यहां रखना होगा, और त्रिनाल के दाएं पहला नहीं दूसरा जो है ना, ये रितेश होगा। हमारा अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। प्रश्न पूछ रहा है
कौन सा रितेश और त्रिनाभ दोनों के बगल में है? तो रितेश और त्रिनाभ दोनों के बगल में सुचिता जी हैं और सुचिता जी को ऑप्शन नंबर डी में रखेंगे तो डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए एक सुपर हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। इसके निर्माण से यात्री 1400 किलोमीटर की लंबी यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकेंगे। यानी कि अभी दिल्ली से मुंबई तो लोग जाते होंगे, लेकिन इतने कम समय में नहीं जाते होंगे। अगर ये सुपर हाईवे बन जाएगा, ठीक है, सुपर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो दिल्ली और मुंबई के बीच जो 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो मात्र 12 घंटा में ही लोग कवर कर पाएंगे अपनी गाड़ियों से। अब देखो क्या कहता है, अजम्पशन लीजिए दोनों शहरों के बीच सड़क की स्थिति खराब है, ऐसा कहीं स्टेटमेंट में कहा नहीं गया। वर्तमान में भारत के इन दोनों शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है, ये भी निगेटिव अजम्पशन है और कभी भी हम निगेटिव अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गए। देख लीजिए, हमें मालूम करना था कि कौन सा निष्कर्ष क्या है, सत्य है। एल को जब हम पी से मिलाते हैं तो एल से पी तक जाने में लेसर इक्वल और इक्वल में लेसर इक्वल स्ट्रॉन्ग साइन है, यानी एल लेसर इक्वल पी है, सही हो गया। अब जब सब में एक एक ऑप्शन ही चुनना है और पहला ही ऑप्शन सही हो गया है तो दूसरे तीसरे को चयन कर करके अपना समय कीमती बर्बाद मत कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए। ध्यान से देखो, 23 से 22 होने का मतलब 1 की कमी, 17 से 16 होने का मतलब 1 की कमी, 14 से 13 होने का मतलब 1 की कमी, 20 से 1 की कमी करोगे 19, 7 से 1 की कमी करोगे 6 और 9 से 1 की कमी करोगे 8। ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होंगे। देखिए, इमारत वाली क्वेश्चन जब भी हो ना उसको नीचे से ऊपर बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहला लाइन कहता है सी एफ के ठीक ऊपर है, तो सी कहां है, तो एफ के ठीक ऊपर है, और कहां है, तो इवन नंबर पे है, लेकिन छठी मंजिल पे सी नहीं है। तो अब सी को या तो हम चौथी मंजिल पे रख सकते हैं या तो सी को हम दूसरी मंजिल पे रख सकते हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जहां एफ है और जहां ई है इसके बीच 3 व्यक्ति हैं। कौन ऊपर कौन नीचे हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। यदि बी ई से 2 मंजिल नीचे रहता है तो जहां भी ई रहेगा उससे 1 मंजिल 2 मंजिल नीचे कौन रहेगा, बी रहेगा। और ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, यानी ए छठी मंजिल पे नहीं रहता। तो पूछ रहा है डी और सी के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। देखिए, सी को इवन नंबर पे रखना है तो या तो सी को यहां रखोगे या तो सी को 2 नंबर पे रखोगे। तो चलिए हम सबसे पहले सी को 2 नंबर पे रखकर देखते हैं क्या होता है। अगर हम सी को 2 नंबर पे रखते हैं तो सी के जस्ट नीचे एफ आएगा। एफ और ई के बीच 3 लोग थे, तो एफ यहां है तो 1 2 3 लोग बीच में आए और यहां पे ई को प्लेस मिलेगा। ई के 2 घर नीचे बी था, तो एक घर छोड़ के दूसरा घर नीचे बी आया। अब ए को छठी मंजिल पे बैठने नहीं देंगे तो ए चौथी मंजिल पे आएगा। इकलौता डी बचा हुआ है जो छठी मंजिल पे आया। प्रश्न पूछ रहा है डी और सी के मध्य कितने लोग हैं, तो डी और सी के मध्य 3 लोग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे। देखिए, कहता है ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बारबी डॉल से खेलते हैं, यानी बारबी डॉल हटा दीजिए, और ना ही क्या करते हैं तो रेसिंग कार से खेलते हैं, तो रेसिंग कार को भी हटा दीजिए। तो जब बारबी डॉल वाला भी हट गया, रेसिंग कार भी हट गया, तो बचा कितना, तो 41 बच गया। यही हमारे लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। देख लो, अगर हम क्यों हैं तो इंटू को पार करेंगे, तो इंटू को पार करने का मतलब है पत्नी मिलेगी, और पत्नी का कौन, तो प्लस को पार करेंगे तो पत्नी की माता मिल गई, सास हो गई, और सास के कौन, तो सास के पिता, यानी कि सास के पिता दादा ससुर हो गए, और दादा ससुर का कौन, तो दादा ससुर का भाई। ठीक है,
यानी हम कह सकते हैं कि पत्नी के माता के पिता का भाई। तो देखो किसमें है, पत्नी की माता के पिता का भाई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और परफेक्ट आंसर होगा। कितना आगे चले गए थे बिना साउंड के। देखो कहता है यदि वर्णमाला क्रम में निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से एक अलग है। तो यहां देखोगे तो 11 से 8 होने का मतलब है 3 की कमी, और 8 से 8 होने का मतलब है 0 की कमी। लेकिन यहां देखो 14 से 12 होने का मतलब है 2 की कमी, और 11 से 9 होने का मतलब है 2 की कमी। 20 से 18 होने का मतलब है 2 की कमी, और 17 से 15 होने का मतलब है 2 की कमी। 22 से 20 होने का मतलब है 2 की कमी, और 25 से 23 होने का मतलब है 2 की कमी। तो सारे ऑप्शन में 2 की कमी हो रखे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में 1, 3 और 0 की कमी है, यानी वो अदर से क्या है, तो डिफरेंट है। यहीं तक रुके थे ना, चलो फिर से बना देते हैं, इसके आगे सब क्लियर है। टाउन पी टाउन क्यू के पूरब में, यानी जहां भी क्यू को रखेंगे इसके पूरब में हम टाउन पी को रखेंगे। टाउन क्यू आर के दक्षिण में है, तो क्यू किसके दक्षिण में है, तो आर के दक्षिण में है। टाउन आर एस के पूरब में है, तो टाउन आर जो है वो एस के पूरब में है। टाउन एस टाउन टी के पश्चिम में है, टाउन एस टाउन टी के पश्चिम में है। टाउन पी टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल है। अब प्रश्न पूछ रहा है टी के संबंध में आर की स्थिति बतलाइए। तो देखिए टी से अगर आर हमें आना होगा तो हमें वेस्ट में जाना होगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। यहां तक के क्वेश्चंस को हमने कर लिया था, तब नीतीश का आवाज आया कि सर आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस टाइप के प्रचलन, क्वेश्चंस के प्रचलन जो है ना, वो पिछले एग्जाम से आने स्टार्ट हुए हैं। अब 2020 के पहले इस टाइप का क्वेश्चन खोजोगे एनालॉजी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। तो देखिए दोनों रिएक्शन एक साथ लेंगे। अच्छा, अगर हम यहां O को रखते हैं तो 15 में 1 घटेगा तो 14 होगा, तो 18 में 1 घटेगा तो 17 होगा, बैलेंस है। फिर देखिए 9 को अगर यहां रखते हैं तो 9 में 1 घटेगा तो 8 होगा, तो 12 में 1 घटेगा तो 11 होगा। ठीक है, अगर यहां R को रखते हैं तो 18 में 2 घटेगा तो 16 होगा, तो 20 में 2 घटता तो यहां 19 नहीं 18 चाहिए था, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसको रखिए। OI तो हम चेक कर चुके हैं कि यहां तक सही था। अगर हम यहां 17 को रखते हैं तो 17 से 16 होने के लिए 1 की कमी, तो अगर हम यहां 20 से 1 की कमी करें तो 19 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आपको हर बार ऑप्शंस को यहां रख के चेक करना है, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना समय कहां रहेगा कि आप हर बार हैश के जगह QOI लिखो, परसेंटेज के जगह QKS लिखो। तो यहीं से यहीं चेक करने की आदत डाल लो, आपके लिए गेम जो है ना वो आसान हो जाएगा। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ना वो ये है, इसका दूसरा अंक 9 है, को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो ये है। ठीक है, इसके तीसरे अंक से घटाया जाए। ठीक है, से क्या किया जाए, घटाया जाए। तो 9 में से 4 माइनस हो गए तो -5 आ जाएंगे, यानी ये कह रहा है से घटाया जाए, यानी 4 में से 9 को घटाया जाए। ठीक है, तो -9 से 4 घटाएंगे तो -5 आएगा, और -5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोगों की ये समूह है, जो कि एक सर्कुलर टेबल पर यानी वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, और सभी लोग सेंटर की ओर फेस करे हुए हैं। अब देख लो क्या कहता है, बी आर के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, जहां भी आर को रखेंगे इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा स्थान बी के लिए होगा। टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टी के बाईं ओर गिनोगे ना तो टी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं,
तो अभी यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे प्लेस खाली हैं, उसको वहीं छोड़ देना है, रुकना नहीं है, आगे चल देना है। फिर देखो क्या कहता है, ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है, तो सी के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा प्लेस जो है वो ए के लिए है। आगे चलिए, सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है। अब बताओ सी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एस है। छोड़ दीजिए, आगे चलिए, एस के बाईं ओर गिनने पर बी और एस के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास है और अब आपको क्या करना है, तो बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां लेना चाहें तो हमको इससे कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, लेकिन यहां पे देखिए सी और डी कॉमन मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि इस वाले को हटाएंगे, यानी कि आर के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बी था, हम इसको यहां से हटा लेंगे। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ लिंक किसी का नहीं जुट रहा था, लेकिन यहां देखिए एसी के साथ डीटी का लिंक जुट रहा है। तो चलिए करते हैं, अगर हम ए को यहां रखते हैं तो 1 और 2 घर छोड़ के सी को यहां रखना है। अब हमें पता है कि सर सी और डी के बगल में एस को बैठाना है, तो अगर हम एस को यहां बैठाते हैं तो डी को यहां बैठा सकते हैं, और डी के दाएं में 2 घर छोड़ के टी, तो डी के दाएं में 1 घर छोड़कर टी अगर रखेंगे तो देख लो ये जो आर के दाएं चौथा बी है संभव नहीं है। इसका मतलब है कि एस को यहां रखना हमारे लिए खतरनाक हो गया, तो फिर हम एस को यहां रखते हैं और डी को हम यहां रखते हैं, तो सी और डी के बीच में एस है। अब हमें पता है कि डी के दाएं तीसरा कौन है, टी है, तो डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, तो टी है। अब देख लो आर के दाएं चौथा बी था, आर को यहां रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बी नहीं होगा, लेकिन आर को यहां रखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बी होगा। बहुत ही अच्छे से इस सिटिंग को डिजाइन करी गई थी। ठीक है, तो काफी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट था, डिजाइन अच्छा किया गया था। अब कहता है एस के बाईं ओर गिनने पर, तो आपको एस के लेफ्ट चलना है, गिनने पर बी और एस के बीच में कितने लोग होंगे, तो बी और एस के बीच में मात्र 1 ही लोग होंगे, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। बहुत दिन के बाद इतना अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट मिला है। 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो क्या करो कि पहले 7 बॉक्स की व्यवस्था कर लो। ठीक है, अब ध्यान देना क्या कहता है, बी के नीचे केवल 3 बॉक्स ही रखे गए हैं, तो बी को अगर हम 4 नंबर पे रखते हैं तभी उसके नीचे हम केवल 3 बॉक्स को रख सकते हैं। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स, तो बी यहां है तो 1 और 2 छोड़ के जी ऊपर हो सकता है, या 1 और 2 छोड़ के जी नीचे हो सकता है, यानी दोनों में से एक कंडीशन सही होंगे और एक कंडीशन गलत होगा। ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया है, तो देखिए ई के ठीक ऊपर रखा तो गया है, लेकिन केवल कौन रखा गया है, तो ए, तो ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया है, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। एफ को डी के नीचे और सी के ऊपर रखा गया है, तो एफ को डी के नीचे और सी के ऊपर रखा गया है, बन गया। सी के नीचे कितने बॉक्स हैं, तो सी के नीचे मात्र 1 ही बॉक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए 35 को अगर हम 2 से गुना कर दें 70 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम 24 को 2 से गुना कर दें 48 मिल जाएगा। सेम पूछ रहा है सर 11 का वैल्यू बताओ, तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आज के पूरे सेट का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। देखिए VB DP को एक निश्चित तर्क के अनुसार ZW H और K लिखते हैं। हमें यह तर्क ढूंढना है कि भैया ये तर्क है क्या, तो चलिए तर्क ढूंढते हैं। देखिए 22 से 26 होने का मतलब है 4 बढ़ गया,
और अगर 28 से 23 करे तो 5 की कमी हो गई, 4 से 8 करे तो 4 बढ़ गया, और 16 से 11 में 5 की कमी हो गई। किस तर्क के अनुसार? तो +4 -5 +4 -5 के अनुसार इसको किया गया है। सेम काम किसके साथ? LHTV के साथ करेंगे, यानी +4 -5 +4 -5। ध्यान दोगे, 12 और 4 कितने हो जाएंगे? तो 16। एक ही ऑप्शन में 16 दे रखा है, ऑप्शन सी को कर लीजिए, इससे ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत कतई नहीं है। देखिए 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं ना बाबू तो 7 तक पहुंच जाएंगे, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 तक पहुंचोगे, 9 में 2 जोड़ोगे 11 तक, और 11 में 2 जोड़ोगे तो आप 13 तक पहुंच जाओगे, यानी M, जो कि लगभग सब में है। अब देखो 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, और 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 तक पहुंचोगे, यानी R जिसमें है वो खत्म हो गया। अब देखो 19 है, 28 है, 37 है, 46 है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा? बस 2 पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, बन जाएगा। देखिए यहां +9 हो गए, ठीक है, यहां भी +9 हो गए, और यहां भी +9 हो गए, तो यहां भी +9 ही होगा, यानी 55 हो जाएगा। तो MS 55 को लगा लीजिए, MS 56 को छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित है? देख लीजिए, M से N +1, L से K -1, E से F +1 और Q से R +1। तो सब में देखोगे तो पहले से दूसरे जाने में +1 हो रहे हैं, लेकिन आप C नंबर में देखोगे तो पहले से दूसरे जाने में -1 हो रहे हैं, यानी यही अदर से डिफरेंट है, ये समूह में नहीं आता है। देखिए Z की वैल्यू 0 होती है, G की वैल्यू 7 होती है, तो हम 7 बढ़ाते हैं। 7 से 14 होने का मतलब 7 बढ़ाते हैं, 14 से 21 होने का मतलब 7 बढ़ाते हैं। तो 21 में अगर 7 बढ़ाएंगे 28, 28 वैल्यू B का होता है, यानी A वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब दोनों में देखो यहीं पे अंतर है, यानी सेकंड पद से मिल जाएगा। देखिए 25 एक 26 और 5 इधर, 6 इधर, यानी 25 में 7 बढ़ गया। 6 और 7 13 हो गए, 13 और 7 20 हो गए, तो 20 और 7 27 होगा, 27 का मतलब A आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग अपने लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए कोड चाहिए? M के लिए। LEA इसमें भी है और LEA इसमें भी है। तो जब इसके कोडिंग हिस्से में 3 एलिमेंट कॉमन है, तो इसके डिकोडिंग हिस्से में भी 3 एलिमेंट कॉमन होंगे। वो 3 एलिमेंट 8, 0 और 4, 8, 0, 4 कॉमन है। तो M के लिए क्या मिला? तो 7 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए एक कक्षा में सभी 29 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े थे। ये राइट इन और ये लेफ्ट इन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो वो है 29। सुरेश दाएं सिरे से 24वें स्थान पर है। सुरेश की बात करें तो दाएं सिरे से 24वें स्थान पर है। कौन? सुरेश। अच्छा बताओ, 29 लोग हैं और 24 लोग को हम देख चुके हैं, तो 25, 26, 27, 28, 29 सुरेश के लेफ्ट में 5 ही लोग होंगे। अब कहता है जबकि भास्कर बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है। अब सोचो भास्कर बाएं सिरे से कितवें स्थान पे है? 16वें स्थान। ठीक है, कहता है सर सुरेश और भास्कर के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो ध्यान से समझिएगा, लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी। अब बताओ, सुरेश ने 24 चेयर कैप्चर किया और भास्कर ने 16 चेयर कैप्चर किया। देखिए
24 चेयर सुरेश के द्वारा कैप्चर किए गए और 16 चेयर भास्कर के द्वारा कैप्चर किए गए, जबकि हमारे पास टोटल चेयर कितने थे तो 29 थे। यानी कि सुरेश और भास्कर के द्वारा चेयर कैप्चर जो किया गया है वो मोर देन है किससे, टोटल से, यानी ओवरलैप हो चुकी है। तो ये 40 जो है ये ग्रेटर है किससे, 29 से। तो क्या करेंगे ना कि 40 में पहले 29 घटाएंगे और फिर से इसमें 2 घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 9 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 2 फिर घटा देंगे 9 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 9 बच्चे इन दोनों के बीच में आने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। अब देख लो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, वो भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, जब भी रैंकिंग में टोटल की बात करें तो आप समझो उतना कुर्सी लग गया, 29 कुर्सी लगा दिया आपने, 24 कुर्सी सुरेश ले गया, जबकि 16 कुर्सी भास्कर ले गया। तो 24 और 16 40 कुर्सी का खेल हो गया, जबकि आपने लगाया था कितना, 29 कुर्सी। कितने कुर्सी एक्स्ट्रा हो गए, तो 11 कुर्सी। खेला किया कौन कौन, तो सुरेश और भास्कर। सुरेश भास्कर को मार के भगा दीजिए, तो 11 में से 2 लोग को भगा दिया, बचे कितने, 9। इस क्वेश्चन को एकदम 100% मुजवानी बनाया जा सकता है, बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है। फिर से समझ लो, जब भी रैंकिंग में टोटल बोले आप समझो आपने उतना चेयर लगाया। टोटल 29 बोले गए, आपने 29 कुर्सी लगा दिया। 29 कुर्सी पे बैठने के लिए भास्कर 16 कुर्सी ले गया और सुरेश 24 कुर्सी ले गया। 24 और 16 मिलकर 40 कुर्सी। आपने लगाया था 29 कुर्सी और खेला हो गया 40 कुर्सी का, यानी 11 कुर्सी का हिसाब आपको नहीं मिल रहा है। जो खेला किया उसको मार के भगा दीजिए। सुरेश और भास्कर को मार के भगा दिए, फिर भी 9 कुर्सी का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो ओवरलैप कर गया। तो इतना मेहनत करने की जरूरत इस वाले क्वेश्चन में कतई नहीं। गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित बच्चे जन्म लेने वाले शिशुओं को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। यानी कि जब बच्चा 37 सप्ताह से पहले ही मां के गर्भ से निकल जाए तो वैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, तो प्रीटर्म बेबी कहते हैं। अब कहता है कंक्लूजन निकालिए। गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के बाहर की दुनिया में युक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती है और उन्हें कुछ दिनों सप्ताह की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। यह कार्यवाही है, ना कि निष्कर्ष है। गर्भ अवस्था के 37वें सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशु को पूर्णकलिक बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। हम सियोरिटी नहीं कह सकते हैं। तो ना तो 1 अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान दोगे, यहां देखिए डबल जी है, लेकिन यहां डबल जी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ई एफ, ई के बाद एक गैप करके एफ, ई के बाद एक गैप करके एफ, ई के बाद एक गैप करके जी आ गया। बहुत बढ़िया। देखिए ई के बाद एक गैप करके एफ है, तो हम यहां डबल ई एफ जी एच रख सकते हैं, ई डबल एफ जी एच रख सकते हैं, ई एफ डबल जी एच रख सकते हैं, ई एफ जी डबल एच रख सकते हैं। एकदम आसानी से निकल के बाहर क्या आया, ई एच एफ एफ ई एच। ढूंढ लो किसमें है, ई एच एफ एफ ई एच, ई एच एफ एफ ई एच ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। 4-5 यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन के बाद, तो ध्यान से समझिएगा, 22 जनवरी 2020 को क्या दे रखा है बच्चे, मंडे दे रखा है। तो सबसे पहले हम 100 दिन के बाद दिन निकाल लेते हैं। 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 चको 28, शेषफल कितने बच गए, 2। तो मंडे में 2 दिन ऐड हो जाएगा 100 दिन बाद, तो ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे हो।
अब देखो ये वाली ऑप्शन कैंसिल। वेडनेसडे के साथ 2 है, एक 2 मई और एक 1 मई। अब सवाल उठता है कौन। तो देखिए जाने कितने दिन है, 100 दिन जाने हैं। हम लोग ने 22 जनवरी खत्म कर दिया, तो जनवरी में टोटल 9 दिन बच जाएंगे, तो जनवरी का 9 दिन खत्म हो गया, यानी 91 दिन और चाहिए। ठीक है। फरवरी चूंकि लीप ईयर होगा तो 29 दिन हम फरवरी का घटाएंगे। ठीक है। तो 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 2 गए तो 6, यानी अब टोटल कितने बच गए, तो 62 दिन बच गए। अब हम मार्च को खत्म करते हैं 31 दिन, तो मार्च खत्म हो गए तो 1 बचा 3, 31 दिन और बचे हुए हैं। अप्रैल कितना दिन खत्म होगा, तो 30 दिन। 30 दिन अप्रैल खत्म किए, यानी 1 मई आ जाएगा। 1 मई कहां दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। सी को आर से मिलवाना है। ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, मिल गया। लेकिन वो पूछ रहा कौन सत्य नहीं है। देखिए एस को क्यू से मिलवाना है, एस ग्रेटर है क्यू से, सत्य हो गया। सी को एस से मिलवाना है, तो सी से एच तक ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग हो गया, यही गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स A2 के अनुक्रमानुपाती ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती। ये मैथ का क्वेश्चन है बाबू। तो आज की सभा हमारी यही बढ़ा देना सर। बर्खास्त होती है। हाँ, वो बिना साउंड वाले को डिलीट कर देना।